ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के ख़ास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं गैस्ट्रो लेप्रोस्कोपी और ज़्यादा अगर बेहतर ढंग से आप समझना चाहें तो रोबोस्कोपिक सर्जन से, और जानेंगे उनसे कि जो पेट से जुड़े या पेट के अंदर के अंग हैं उनसे जुड़ी बीमारियां क्या होती हैं, उन्हें किस तरह से पहचाना जा सकता है और उनका इलाज कैसे संभव है। जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान तरक्की करता जा रहा है वैसे वैसे डॉक्टर्स शरीर के खास अंगों को लेकर अपनी ज्ञान को बढ़ाते जा रहे हैं ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से इंसानों का इलाज किया जा सके। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद के मशहूर हॉस्पिटल जायडस में सेवाएं देने वाले डॉक्टर द्विवेद वैष्णव साहब। उनसे जानेंगे कि लेप्रोस्कोपी और रोबोस्कोपी में सबसे पहले क्या फ़र्क है और कौन सी चिकित्सा पद्धति इस इलाज के लिए बेहतर रहती है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में, आपने समय निकाला उसके लिए। नमस्कार। थोड़ा सा बताएं सर लेप्रोस्कोपी और रोबोस्कोपी में क्या फ़र्क है। जैसे जैसे चिकित्सा पद्धति, जैसे आपने बताया कि आगे बढ़ती गई, 50 साल पहले कोई ऑपरेशन का नाम से भी डरते थे क्योंकि बड़ा सा पेट के ऊपर चीरा लगता था, रिकवरी में 8-10 दिन लगता था। लास्ट 20-25 सालों में उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। उसमें पहला पड़ाव था कि लेप्रोस्कोपी, कि बिना चीरे का ऑपरेशन जो बोलते थे कि 3 या 4 खाली होल करेंगे, दूरबीन अंदर डालेंगे और उसमें देख के ऑपरेशन करेंगे। उससे भी आगे वाली टेक्निक है वो रोबोटिक टेक्निक है, जिसको मैं रोबोस्कोपिक बोलूँगा, कि वो एक प्रकार का मशीन ही है। रोबोट एक प्रकार का मशीन है जिसको सर्जन चलाता है। लेकिन रोबोटिक टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि रोबोट हमारी जो आँखों की दृष्टि है उससे 10 गुना ज़्यादा जूम करके देता है। रोबोटिक तकनीक में जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी बहुत लचीले होते हैं जो लेप्रोस्कोपी में नहीं हो सकते। वो 2 एंगल मूवमेंट होता है, उसमें पूरा 7 एंगल, जैसे हमारा हाथ चलता है ऐसे रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। तो प्रिसीशन ऑफ द सर्जरी वो बहुत बढ़ जाती है। साथ साथ ब्लड लॉस कम होता है और रोबोटिक मशीन टेक्नोलॉजी ऐसे बनाई गई है कि लेप्रोस्कोपी में कभी कभी जहाँ होल होता है वहाँ भी सर्जन का हाथ का प्रेशर बन जाता है, प्रेशर सोर्स हो जाते हैं। लेकिन रोबोटिक टेक्नोलॉजी में ऐसे प्रेशर सोर्स भी नहीं बनते हैं, तो रिकवरी एकदम अच्छे से होती है। बहुत बढ़िया अच्छा आपने जानकारी दी सर। लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जो सर्जरी हो रही है उसे रोबोट अगर कर रहा है तो डॉक्टर साहब का उसमें क्या रोल होता है, ये थोड़ा सा जानकारी। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये हमारे पास काफ़ी दर्दी आते हैं, हम जब समझाते कि रोबोटिक सर्जरी भी है, क्योंकि मिसकंसेप्शन है कि लोग टीवी में देखते हैं कि रोबोट खाना लेके जा रहा है, रोबोट दवाई लेके जा रहा है और अपने आप चल रहा है, तो ऑपरेशन भी अपने आप ही होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। रोबोट में लेवल ऑफ ऑटोमेशन इतना ही रखा गया है कि वो सर्जन के निर्देश अनुसार ही चल सकता है। मैं रोबोट की जो झोंकी मूवमेंट होती है उसकी उंगली पर हाथ रखूँगा और उंगली चलाऊँगा, उतना ही चलेगा। जैसे ही मैं उंगली उठाऊँगा रोबोट स्टॉप हो जाएगा। वो शरीर के ऊपर 1 इंच तो दूर 1 मिलीमीटर भी आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए ऑपरेशन सर्जन ही करता है, लेकिन रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मदद से और ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो सकता है। दूसरी भाषा में, सादी भाषा में आपने अच्छे से पूछा कि रोबोट ऑपरेशन करेगा तो सर्जन क्या करेगा। लेकिन कभी कभी दर्दी ऐसा भी पूछते हैं कि हमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो किसके ऊपर केस करेंगे, डॉक्टर के ऊपर करेंगे कि रोबोट के ऊपर करेंगे। लेकिन वो तो जवाबदारी हमारी ही होती है। इसलिए बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी सर। थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है पेट का जहाँ के से अंगों से जुड़ा है, उनमें कौन कौन से अंग आते हैं और उनकी बीमारियां क्या होती हैं विशेष, ताकि लोग आदमी उसको पहचान सके और आप तक पहुंच सके। नॉर्मली हम जब राइट हैंड से खाना चालू करते हैं और लेफ्ट हैंड से जब हम हमारा
साफ सफाई करते हैं लेटरिन जाने के, वो सभी अंग हमारे पाचन के अंग हैं। उसमें अन्न की नली आ गई, होजड़ी आ गई, छोटी आंत और बड़ी आंत, वो मेन पाइपलाइन है। पर वो पाइपलाइन में खाना जाता है तब उसके पाचन के लिए पाचक रस मिलते हैं, वो लीवर से बनते हैं, पेंक्रियास से बनते हैं, गॉल ब्लैडर से कुछ निकलते हैं, तो वो सब पाचक रस शामिल होते हैं, तो वो हमारे एंसिलरी ऑर्गन हो गए, वो भी एक पाचन तंत्र का अंग है। तो अलग अलग इतना बड़ा ऑर्गन है क्योंकि वो 6 से 12 घंटे दिन में काम करता है और डाइवर्सिफाइड। हम खाना खाते हैं तो पहले एसिड बन के पहले जो खाना होता है वो लिक्विफाई होता है, तो वो होजरी में होता है, पाचन होता है तो छोटी आंत में होता है, पाचन हो जाने के बाद बड़ी आंत में जो बाकी का भाग रहा वो लेट्रिन बनने से पानी शोषित होता है। पर नॉर्मली मैं बता सकता हूँ कि नॉर्मली 4 प्रकार के रोग होते हैं आंत में। एक इन्फेक्शन जो कि बहुत ही कॉमन हो गया है क्योंकि हमारा बाहर का खान पान इतना बढ़ गया है कि हम बहुत सारा रोग ऐसे देखते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस वाले। दूसरा मेजर प्रकार है, अभी बढ़ रहा है, वो पेट के कैंसर, अलग अलग प्रकार के कैंसर। तो दोनों प्रक्रियाओं में अगर हमारा नॉर्मल पाचन तंत्र नहीं है तो या आपको वोमिट हो जाने चालू रहेगी, पेट में दुखावा होगा, या कभी कभी ब्लीडिंग होगा, कभी मुंह से होता है, कभी सभी सोच से होता है। तो नॉर्मल एक सिम्टम है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो शायद इन्फेक्शन का हो सकता है। लेकिन अगर 2 सिम्टम साथ में हो गए, वोमिटिंग भी हो रही है और साथ में बुखार भी आ रहा है, वोमिटिंग भी हो रही है और साथ में पेन हो रहा है, और वो 10 से 12 घंटे से ज़्यादा चल रहा है, नॉर्मली हर दर्द में स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके सामान्य डॉक्टर भी आपको दवाई दे सकते हैं। लेकिन वो 1-2 डोज के बाद अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि कुछ बड़ा गड़बड़ हो रहा है पेट में, हमें कोई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। सर, आप इन बीमारियां, हर बीमारी के लिए प्रोसेस होता है कि उसको डायग्नोज सही से किया जाए, तो क्या ऐसी जांचें होती कि इन्हें प्रारंभिक तौर पर या बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करा जाए और इसका इलाज शुरू हो जाए? तो छोटा और सबसे सरल तरीका क्या है इस तरह की बीमारियों को पता लगाने का? जब भी हमारा शरीर कुछ पेट में गड़बड़ हो रहा होता है तो सबसे वो पहले बाहर निकालने का ट्राई करता है। तो सबसे हमारा सादा का सादा टेस्ट है स्टूल, हम सोच करते हैं, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती है। अभी हमारे काफ़ी स्पेशलिस्ट और हमारे डॉक्टर मित्र ऐसे टेस्ट भूल गए हैं, उस डायरेक्ट एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन का एडवाइस कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सिंपल स्टूल टेस्ट भी हमें काफ़ी जानकारी देता है, और स्टूल टेस्ट के बाद ज़रूरत होती है तो हम उसके हिसाब से हमें आगे ब्लड टेस्ट करना होता है, या सोनोग्राफी या सीटी स्कैन, और लास्ट में कि हमें निदान नहीं मिल रहा है या निदान के लिए हमें पक्का निदान चाहिए। सपोज लेट्रिन टेस्ट करवाया हमने, उसमें नरी आँख से नहीं दिख रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप में दिख रहा है कि खून गिर रहा है आँत में से। फिर हमने सोनोग्राफी करवाया, सोनोग्राफी में बड़ी आँत में कुछ गांठ जैसा आया, तो वही गांठ किस प्रकार की है उसके लिए हमें एंडोस्कोपी करना ज़रूरी है। तो हमारे पास एक बेसिक नॉलेज आ गया कि हमें इस तरफ टारगेट करना है, तो वो टारगेटेड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो पेशेंट को भी फायदा होता है और पेशेंट का विश्वास बढ़ता है। सर, हर पेशेंट ये कोशिश करता है और डॉक्टर्स की भी कोशिश होती है कि जो बीमारी है उससे पहले दवा से कोशिश की जाए कि ठीक की जा सके, और अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर सर्जरी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो कब ऐसा मुकाम आता है कि अब सर्जरी ज़रूरी है और रोबोटिक सर्जरी हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है? नॉर्मली मैंने बोला कि एक गठन वाले प्रॉब्लम होते हैं और एक इन्फेक्शन वाले प्रॉब्लम होते हैं। अभी साइंस इतना दवाइयों में भी बढ़ गया है कि काफ़ी इन्फेक्शन वाले प्रॉब्लम में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मोस्टली दवाइयों से हो जाता है। हार्डली 10 और 20% केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है जब दवाइयों से उसका इलाज नहीं हो पा रहा हो। गठन में ऐसा है कि अभी भी कैंसर की गांठें जो लीवर है, बड़ी आंत है, छोटी आंत स्वादुपिंड में, उसमें अभी भी दवाई का रोल है, लेकिन वो सपोर्टिव रोल है। अगर जब तक हम पूरा गठन निकाल के अगर दवाई या सपोर्टिंग देंगे तो फ़ायदा अच्छा है, लेकिन निकालेंगे नहीं तो वो स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा है। और जैसे मैंने आगे बताया कि साइंस इतना बढ़ गया है कि अभी गांठ वाले ऑपरेशंस भी हम पूरे रोबोट से कर पाते हैं,
या मिनिमली बिना चीरे के ऑपरेशन हम कर पाते हैं। तो अगर अपन सर्जरी की बात करें सर, तो आपने काफ़ी सर्जरी की होगी। सबसे ज़्यादा सर्जरीज किस पार्ट पे होती है और कब ज़रूरत पड़ती है उनकी? नॉर्मली अगर मैं सादे इन्फेक्शन वाले रोगों की बात करूं तो अभी हमारा खान पान इतना हो गया है बाहर का कि जिससे गोल्डस्टोन पित्ताशय की पथरी के रोग इतने बढ़ गए हैं कि हम 100 लोगों में वो सोनोग्राफी करते हैं, उसमें 80 लोगों में गोल्डस्टोन आ जाते हैं और 20 से 30% लोगों में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, खान पान में भेलसेल इतना हो गया है कि हमारे पहले के ज़माने में मैं खुद की बात करूँ को 20 साल या 25 साल पहले जब मैंने ये पढ़ाई चालू किया तब कुछ रोग ऐसे थे कि वो हमारे वेस्टर्न इंडिया, गुजरात, राजस्थान, मुंबई में बहुत कम दिखा करते थे। जैसे कि कोलोन का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, वो बहुत कम देखा करते थे, वो वेस्टर्न रोग मानते थे। लेकिन अभी हम हर हफ्ते में 2 से 3 ऐसे दर्दी देख रहे हैं कि वो कोलोन का कैंसर लेके आते हैं और उसका हमें इलाज दूरबीन से, ऑपरेशन से करना पड़ता है। अगर इसकी क्योर की बात करें तो ऑपरेशन से कितने पेशेंट जो हैं वो ठीक हो जाते हैं? मतलब उनको किस तरह से ये विश्वास हो कि जब अगर मेरी रोबोस्कोपी सर्जरी हो रही है तो मुझे कैंसर भी है तो उसका निदान हो सकता है और मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ। ठीक है, चिकित्सा पद्धति बहुत सारी बढ़ गई है और मैंने जैसे बताया कि रोबोट हमें 10 गुना ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। तो हम छोटे से छोटे कण और वो सब जो डाउटफुल रहते हैं, क्योंकि मेन गांठ तो बड़ी दिखती है लेकिन आजू बाजू में भी जब गांठ 1 सेंटीमीटर से बढ़ती है तब वो आजू बाजू भी फैलती है। तो जब हम रोबोटिक्स से ऑपरेशन करते हैं तो वो 10 गुना ज़्यादा जूम होता है, तो हमें आजू बाजू के सेल्स और आजू बाजू की गठन भी अच्छे से दिखती है, तो हम उसको भी हम सब क्लियर कर सकते हैं। तो पहले के मैंने वही कोलोन कैंसर की बात कर रहा हूँ, बड़ी आंत का जो कैंसर होता है, 20 साल पहले उसमें से बोलते थे कि 100 में से 20 या 30 लोग 5 साल तक बच सकते हैं, क्योर हो सकते हैं। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की वजह से, उसके साथ साथ दवाइयों की वजह से अब हम कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ कि 100 में से इवन स्टेज 3 या 4 कि लास्ट स्टेज है तो 4 भी कैंसर हम 60 से 70% तक हम उसको क्योर कर सकते हैं। खूबसूरत जानकारी आपने दी, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर कैंसर तीसरी स्टेज से आगे बढ़ गया है तो फिर ज़िंदगी खतरे में है। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि रोबोस्कोपी के ज़रिए 10 गुना ज़्यादा उसे बढ़ा करके जब उसका ऑपरेशन किया जाता है तो पूरी तरह से क्योर करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। हम चाहते हैं अगर आम आदमी को किस तरह से अगर हम अवेयर करें कि वो इस तरह की बीमारियों को एक तो उनसे दूर रहे, बच सके, और अगर ये शुरुआती स्टेज में उन्हें कैसे पहचानें कि ये मुझे दिक्कत हो सकती है। शुरुआती सबसे पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं वही प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि आप किसी को ऐसी बीमारी नहीं हो। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। अभी मैं आज यहाँ उदयपुर में ही मैंने लगभग जितने पेशेंट देखे उसमें से 70% पेशेंट को मैंने बोला कि बाहर का कितने टाइम खाते हो, तो सब ने 3 से ज़्यादा बार बोला। तो हमारी जो खाने की पद्धति है, नियमितता चली गई है, बाहर का मिश्रण युक्त खाना बढ़ गया है। हम बाहर खाना खाते तब ये नहीं सोचते कि ये अच्छा है कि बुरा है, हम खाना स्वाद के लिए खा लेते हैं। और तीसरा ये है कि हम छोटी मोटी जो तकलीफ़ें होती है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं ऐसे ऐसे आपको इंसिडेंट्स गिना सकता हूँ कि 5-6 महीने पहले जब दर्दी आया होता हो तब हमने रेड अलर्ट किया होता है कि भाई ये मत करना, आप दिक्कत में आ सकती है, लेकिन वो केयरलेस होता है और उसके बाद इतनी बड़ी तकलीफ़ लेके आते हैं कि फिर कभी कभी क्योर करना पड़ना मुश्किल होता है, या फिर जो 500 रुपये की दवाई से ख़त्म होने वाला होता है वो 5 लाख तक खर्चा हो जाता है। तो मेन चीज़ है कि हमें अवेयर होना है, हो सके उतना खान पान में ध्यान रखना है, नॉर्मल एक्टिविटी करना है। अभी एक कार्टून में देख रहा था कि हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है कि अगर घर पे खाना बनाना है तो जियो मार्ट से घर पे आ जाएगा, नहीं बनाए तो स्विगी से घर से आ जाएगा। तो सब में हमें घर से बाहर निकलने ही नहीं देना चाहते।
10 मिनट का तो अभी सरकार ने बंद किया, वो अच्छा है। ब्लिंकिट को बोला कि 10 मिनट बंद करो, तो हमारी एक्टिविटी लेवल कम हो गया है और उसके हिसाब से हमारा खान पान इतना मिश्रण युक्त हो गया कि वो एक हाई अलर्ट जोन में है। जैसा हम आपको अक्सर बताते हैं कि चाहे कोई सा भी प्रोफेशन हो, उसको उससे जुड़ा हुआ शख्स चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक पहुँचें, लेकिन डॉक्टर जिन्हें कई बार हम भगवान का दर्जा देते हैं, वो अक्सर प्रार्थना करते हैं कि आप उन बीमारियों से बचे रहें जिनका वो इलाज करना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने कई ऐसी जानकारियां आपको दी कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलते चलते डॉक्टर साहब, हम हर डॉक्टर साहब से ये एक मंत्र के रूप में ये जनता को बताना चाहते हैं कि वो एक किस तरह से अपनी जीवनचर्या को बेहतर बनाए ताकि इस तरह की बीमारियों से बच सके। सो ईट हेल्दी एंड स्लीप वेल, वो 2 चीज़ मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। आपने बहुत कीमती समय निकाला हमारे लिए। ये थे डॉक्टर द्वैत शर्मा। सॉरी, मैं चाहता हूँ आप डॉक्टर साहब, सबसे आपका नाम बहुत खूबसूरत है, इस नाम के बारे में थोड़ा सा बताएं चलते चलते कि क्या इसका मतलब होता है और कैसे इसे उच्चारित किया जाता है। नहीं, मेरे पितृचरण पिताश्री संगीत के काफ़ी रसिक थे, तो सरगम होती है सारे गम पध, पंचम दा का आपने बहुत सुना होगा, बर्मन-दा के गीत, और सारे प को पंचम बोलते हैं तो उसके बाद ध आता है, तो उस हिसाब से मेरा नाम देवत रखा है। तो मैं डॉक्टर देवत वैष्णव अहमदाबाद जाइडस हॉस्पिटल से आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपका उदयपुर कब कब दौरा होता है, कब आपसे मिल सकते हैं और कहाँ मिल सकते हैं? उदयपुर में मैं महीने में 1 बार आता हूँ, हर चौथे बुधवार को आता हूँ। यहाँ अनिल क्लिनिक है, एड्रेस में शायद अनिल क्लिनिक में आपको मिल सकता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपने खूबसूरत आपके नाम के लिए। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आपका सरगम जो है वो बना रहे और स्वस्थ जिंदगी आप जीते रहें, तो जो डॉक्टर साहब ने बताया कि ईट हेल्दी एंड स्लीप वेल का मंत्र फॉलो करिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। लेकिन उसके बावजूद आपको इस तरह की बीमारियां होती हैं। अगर आपको गाल ब्लैडर या अपाचन तंत्र से जुड़ी हुई कोई समस्या आ रही है, दर्द के साथ बुखार भी अगर बार बार आ रहा है, तो खतरे की घंटी आपको जांच करानी चाहिए और सामान्य जांचों से उन बीमारियों का पता लगाया जा सकता है जिन्हें रोबोटिक सर्जरी से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। दीजिए इजाज़त पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।